नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार और जानदार क्लास के अंदर। क्योंकि आज एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, वो टॉपिक जो स्वयं आरपीसी एग्जाम लेती है और आरपीसी का टॉपिक है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी। वर्तमान में आरपीसी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं राजस्थान का आयोग टॉपिक, जैसे कि सेकंड ग्रेड एग्जाम हो गया, यूआरओ एग्जाम हो गया, आरएस एग्जाम हो गया, तमाम ऐसे एग्जाम जिसमें आयोग का जो टॉपिक मेंशन कर रखा है, तो उसके अंदर आरपीसी के जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे वर्तमान में अब तक के अपडेट कंटेंट के साथ में। जैसे अभी एक दिन पहले ही आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष किनको बनाया गया, उनको लेकर के वर्तमान में नवीनतम 2 सदस्य नवनियुक्त किए गए हैं, वो कौन कौन से, वर्तमान में आरपीसी की संरचना का ढांचा किस प्रकार से है, और इसके अलावा आरपीसी के जो जो नए इनोवेशन किए गए हैं, चाहे ओटीआर हो सकते हैं, हम कह सकते हैं पिक अपलोड करनी हो गई है, इसके अलावा डी बार का सिस्टम हो गया, ऑनलाइन प्रतिवेदन हो गया, तमाम प्रकार के इनोवेशन जो आरपीसी ने किए हैं। इसके अलावा आरपीसी के अब तक के नवीनतम जो सदस्य बने, वर्तमान में अध्यक्ष बने, आरपीसी के सदस्य में जो नवाचार हुआ, परिवर्तन वो किया गया, या आरपीसी की पहले महिला सचिव कौन थी, आरपीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, आरपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन से हैं, उनका कालक्रम सीक्वेंस वाइज किसी प्रकार से प्रश्न आ जाए, उम्मीद करेंगे ये क्लास देखने के बाद में बहुत कुछ टॉपिक कंटेंट आपको यूनिक और नया मिलने वाला है। तो साथियों, 2x स्पीड करके अच्छे से रगड़ दीजिएगा 10 मिनट के अंदर। टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, मात्र उम्मीद कराऊंगा कि 12 से लेके 15 मिनट तक, 15 मिनट में टॉपिक को फिनिश करेंगे, लेकिन बहुत ही शानदार और जानदार कंटेंट आपको मिलने जा रहा है। और एक बात और, जैसा कि टेलीग्राम बैन है तो आप पीडीएफ की मांग करेंगे, पीडीएफ आपको जीके विद जहांगीर जो ऐप है, इसका लिंक इस वीडियो में आपको मिलेगा, वहां पे हम फ्री में अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो में मिलेगा, वहां भी हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आरपीएससी के बारे में रियासत काल के संदर्भ में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रियासत काल के समय। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारी 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग था। हमारी 3 जो रियासतें हैं वहां पर लोक सेवा आयोग था। और कब से था प्रभावी, और कौन कौन सी रियासत के अंदर था, तो 3 रियासतें पढ़ेंगे। जोधपुर में था 1939 से लोक सेवा आयोग, ठीक है। जयपुर में था 1945 से लोक सेवा आयोग, और बीकानेर में 1946 से। तो जोधपुर के अंदर 1939 से, जोधपुर में 1939 से, जयपुर में 1940 से, और बीकानेर के अंदर 1946 के अंदर। लेकिन अब एक रूल आया, वो क्या आया, 16 अगस्त 1949 को, 16 अगस्त 1949 को एक आदेश आया, जिसके माध्यम से जोधपुर और जो बीकानेर है, इन दोनों जो रियासतें हैं, इनसे लोक सेवा आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो आदेश आया था वो कब आया, 16 अगस्त 1949 को। यहां से एक आदेश के पश्चात में जोधपुर बीकानेर जो रियासतें हैं, यहां से लोक सेवा जो आयोग है, इसको यहां से रिमूव कर दिया गया। रह कौन सा गया, जयपुर, जो कि 1940 से प्रभावित था। अब देखो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे 20 अगस्त 1949 को। डेट कौन सी इंपोर्टेंट है, 20 अगस्त 1949 इंपोर्टेंट। 20 अगस्त 1949 को जयपुर लोक सेवा आयोग को आरपीएससी घोषित कर दिया गया। तो जयपुर जो है लोक सेवा आयोग, इसको आरपीएससी डिक्लेयर कब किया गया था, 20 अगस्त 1949, 20 अगस्त 1949 को इसको डिक्लेयर कर दिया गया। अब चलते आगे। आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है, कौन सी सब आर्टिकल के अंदर है, क्या उसकी संरचना ढांचा है, इसकी स्थापना किस प्रकार से, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है, इसका प्रावधान धारा 1 की उपधारा 3 के अंदर है। तो राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है, इसका जो उल्लेख धारा 1 की उपधारा 3 के अंदर प्रावधान मिलता है। और इसमें पढ़ेंगे आरपीएससी की स्थापना कब हुई, तो मैंने पीछे बता ही दिया आपको, 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई, 20 अगस्त 1949 को स्थापना हुई। और आरपीएससी का मुख्यालय, देखो एक जो मूल स्थापना हुई थी वहां पे, कहां पे था, वर्तमान में कहां पे, दोनों पढ़ेंगे। तो आरपीएससी का मुख्यालय मूल स्थापना कहां पे थी, जयपुर के अंदर थी। लेकिन ये जो आरपीएससी की स्थापना देखो कब हुई थी, 20 अगस्त 1949 को। लेकिन आरपीएससी एक्टिव, अप्लाई, प्रभावी कब से हुई थी, यह है दोस्तों, प्रभावी हुई थी 22 दिसंबर 1949 को। कई बार बच्चे डाउट करते हैं कि कहां पे 19 अगस्त है या 20 अगस्त है या 1949, तो यहां दोनों पढ़ेंगे। 16 अगस्त 1949 को यहां से हटा दी गई थी बीकानेर जोधपुर से,
जयपुर को अप्लाई कर दिया आरपीसी के रूप में 20 अगस्त को, लेकिन आरपीसी प्रभावी कब से हो गई थी? 22 दिसंबर 1949 को प्रभावी हो गई थी। मूल स्थापना कहां पे थी? जयपुर के अंदर है। मुख्यालय पढ़ेंगे, मूल कहां पे? जयपुर के अंदर था। वर्तमान में कहां पे है? घूघरा घाटी अजमेर के अंदर है। वर्तमान में कहां पे है? घूघरा घाटी अजमेर में। मूल कहां पे था? जयपुर के अंदर। स्टार्ट कह सकते हैं, स्थापना कह सकते हैं 20 अगस्त 1949 को, लेकिन स्टार्टिंग कब से हुई, अप्लाई कब से हुई, प्रभावी कब से हुई? तो 22 दिसंबर 1949 को। वर्तमान मुख्यालय कहां पे है? घूघरा घाटी अजमेर के अंदर है। अब चलते हैं, एक कमेटी आएगी, कभी आपने पढ़ा होगा, एकीकरण के चतुर्थ चरण के अंदर जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। पी सत्यनारायण राव कमेटी है। तो यहां पे कमेटी आएगी कौन सी? पी सत्यनारायण राव कमेटी। पी सत्यनारायण राव कमेटी 1956 के अकॉर्डिंग, 1956 के अकॉर्डिंग इस कमेटी ने एक अनुशंसा, एक सिफारिश की थी। इस समिति ने कहा कि आरपीसी को जयपुर से घूघरा घाटी अजमेर में ट्रांसफर करने की इन्होंने सिफारिश की थी, जो कि 1958 के अंदर है ट्रांसफर हो गई थी। मूल कहां पे? जयपुर में। फिर कमेटी आएगी पी सत्यनारायण राव कमेटी। इस कमेटी ने 1956 में एक सुझाव, एक सिफारिश की थी कि जो आरपीसी है ना, इसको जयपुर से कहां पे शिफ्ट की जाए? अजमेर में। और प्रभावी कब से हो गई या शिफ्ट कब से हो गई? 1958 में। तो आरपीसी जयपुर से अजमेर में जो शिफ्टिंग जो हुई थी ना, वो 1958 के अंदर, लेकिन इसके लिए जो सिफारिश हुई थी वो 1956 के अंदर। किस कमेटी के थ्रू? कमेटी आ जाएगी पी सत्यनारायण राव कमेटी। पी सत्यनारायण राव कमेटी है। नेक्स्ट, अब संविधान में पढ़ेंगे। संविधान में लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी, संविधान के अंदर पीएससी का जो गठन है वो कौन से भाग के अंदर है? संविधान में लोक सेवा जो आयोग है, इसका जो उल्लेख है भाग 14 के अंदर है। लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 के अंदर है। और अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक, 315 से लेकर के 323 तक लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। भाग 14 के अंदर, 315 से 323 के अंदर है। और अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का गठन है। तो यूपीएससी का जो गठन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 315 के अंदर है। लेकिन आर्टिकल 315 के उपधारा जो पढ़ते हैं वो कौन सी? 315 की एक उपधारा के तहत आरपीसी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन का उल्लेख है या प्रावधान है। सबसे पहले यूपीएससी का जो गठन है वो 315 अनुच्छेद के अंदर है। अनुच्छेद 315 की एक के तहत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या हम हमारे राजस्थान की बात करेंगे तो आरपीसी का जो गठन है 315 एक के अंदर है, यूपीएससी 315 के अंदर है। और 315 दो के अंदर क्या है? संयुक्त पीएससी का गठन, यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किन के लिए? जहां पर दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। तो संयुक्त पीएससी का गठन का प्रावधान 315 दो के अंदर मिलता है। अब बात करेंगे 316 के अंदर है। 316 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 316 में इनकी नियुक्ति और इनके कार्यकाल का उल्लेख है। सबसे पहले बात करेंगे आरपीसी के जो अध्यक्ष और आरपीसी के सदस्य। न जाने कितनी बार प्रश्न आ गया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आरपीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सदस्य नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और ये अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं? राज्यपाल को। तो नियुक्ति भी राज्यपाल, त्याग पत्र भी राज्यपाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जांच करा करके इनको जो हटा सकता है ना, वो राष्ट्रपति। तो हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन त्यागपत्र राज्यपाल को, निलंबित भी कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। निलंबित भी राज्यपाल कर सकते हैं। त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। नियुक्ति भी और अध्यक्ष सदस्य नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा करके हटा जो सकते हैं वो कौन सकते हैं? राष्ट्रपति सकते हैं। आर्टिकल 317(3) के तहत हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन निलंबित कौन कर सकते हैं? तो राज्यपाल निलंबित कर सकते हैं, जैसे कि बाबूलाल जी कटारा को कर रखा है। और अब बात करेंगे आर्टिकल 316 के अंदर जो नियुक्ति है अध्यक्ष सदस्यों की, वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। कार्यकाल 6 साल या फिर 62 वर्ष दोनों। तो इनका जो कार्यकाल है 6 साल और 62 वर्ष है। तो कार्यकाल जो पढ़ेंगे 6 साल या फिर 62 वर्ष, ये इनका कार्यकाल आ जाएगा। इन दोनों का जो उल्लेख है नियुक्ति कार्यकाल का आर्टिकल 316 के अंदर है। अब चलते हैं
योग्यता, योग्यता हम पढ़ेंगे आधे सदस्य यानी कि 1/2 सदस्य, आधे सदस्य यानी कि 50% सदस्य ना, उनको तो 10 साल का प्रशासनिक जो अनुभव हो और 50% सदस्य कोई भी हो, यानी कि जो टोटल मेंबर है उसमें आधे मेंबर ऐसे हो जिनको 10 साल का तो प्रशासनिक एक्सपीरियंस हो और आधे जो मेंबर है यानी कि 50% मेंबर है वो कोई भी हो। इस प्रकार से इनकी योग्यता का इसमें उल्लेख है, ये प्रावधान है। अब है अनुच्छेद 317 में, अनुच्छेद 317 में इनकी पद मुक्ति का उल्लेख है, लेकिन नियुक्ति का 316 में, पद मुक्ति का 317 के अंदर। अब देखेंगे इनको सिर्फ राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा करके इनको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करा के हटा सकते हैं आर्टिकल 317(3) के तहत। तो आर्टिकल 317(3) के तहत इनको राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करा करके हटा सकते हैं, आर्टिकल 317(3) के तहत है। लेकिन यहां पढ़ेंगे नोट निलंबित, तो इनको निलंबित कौन कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकता है। निलंबित कर सकता, राज्यपाल हटा नहीं सकता। हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, 317(3) के तहत है। लेकिन निलंबित कौन कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए? 317(2) के तहत। 317(2) के तहत इनको निलंबित कौन कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकते हैं। वर्तमान की बात करेंगे, बाबूलाल जी कटारा का आपने बहुत सुन रखा होगा। तो बाबूलाल जी कटारा अभी भी पढ़ेंगे, सदस्य के रूप में नाम आता है, लेकिन इनको निलंबित कर रखा है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन अभी तक इनको हटाया नहीं गया है। तो हटा सकते हैं राष्ट्रपति, और लेकिन निलंबित कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। आर्टिकल 317(2) के तहत इनको निलंबित कर सकते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं, जैसे कि बाबूलाल जी कटारा का नाम यहां पे आ गया। अब चलते हैं आर्टिकल 318, अनुच्छेद 318 में क्या है? अनुच्छेद 318 के अंदर इनके सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का उल्लेख है। तो 315 पढ़ा, 316 पढ़ा, 317 हो गया, 317(2) में राज्यपाल का निलंबित पढ़ लिया आपने, 317(3) के अंदर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करके हटा सकते हैं, 318 के अंदर इनके सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का उल्लेख है। और संख्या का जो निर्धारण है वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति राज्यपाल, त्याग पत्र राज्यपाल, निलंबित राज्यपाल, और इसके अलावा संख्या का निर्धारण भी कौन करते हैं दोस्तों? राज्यपाल महोदय ही करते हैं। और अब सबसे खास मुझे जहां से लग रहा है कि क्वेश्चन आपका छप सकता है, क्वेश्चन में भी यहां से छप सकता है, वर्तमान में आरपीसी की जो स्ट्रक्चर है, आरपीसी की जो संरचना है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो सुनिएगा जरा। सबसे पहले बात करेंगे, जब आरपीसी की शुरुआत हुई थी, शुरुआत के तौर पे आरपीसी की शुरुआत के तौर पे इसमें एक तो अध्यक्ष थे, 2 इसके मेंबर या सदस्य थे। तो आरपीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे श्री एस.के. घोष। लेकिन जो 2 मेंबर थे वो थे डॉक्टर देवी शंकर तिवारी एंड एन.आर. चंदोरकर। तो 1+2, एस.के. घोष प्लस देवी शंकर तिवारी प्लस एन.आर. चंदोरकर, इस प्रकार से 1+2 की स्ट्रक्चर थी जब आरपीसी की शुरुआत के तौर पे। नेक्स्ट है 1949 में स्थापना के समय आरपीसी में केवल एक तो अध्यक्ष और 2 इसके सदस्य थे, लेकिन वर्ष 1965 में 4+ हो गए, यानी कि 1 अध्यक्ष 4 इसके मेंबर हो गए थे। और 1985 के अंदर 5+1, तो 1985 में 5+1 और 2011 में कितने हो गए? 7+1। अब चेंजेस आएगा, और अब जो नवीनतम है कैबिनेट कमेटी के निर्णय के अकॉर्डिंग इसमें 8 से लेकर कितने कर दिए? 10 कर दिए। 8 से लेकर 10 किए थे। यह आरपीसी की सेवा शर्तें विनिमय 1974 के द्वारा, आरपीसी की सेवा शर्तें विनिमय के द्वारा 7+1 से कितना कर दिया है? अब 10+1 कर दिया है 1974 के द्वारा। तो वर्तमान में अब जो कैबिनेट की कमेटी का जो निर्णय आया है उसमें 10 तो मेंबर और 1 इसके अध्यक्ष है। कुल कितने कर दिए हैं? 11 कर दिए हैं। कौन से संशोधन के द्वारा? तो आरपीसी संशोधन सेवा शर्तें विनिमय 1974 के द्वारा ये इसमें संशोधन या चेंजेस हुए हैं। ये प्रश्न बन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में कुछ फैक्ट हैं। कई बार क्या फैक्ट से प्रश्न में भी चांस से बन जाए। कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, जैसे आरपीसी के अध्यक्ष, ऐसे अध्यक्ष जो ऐसे मेंबर कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आरपीसी के अध्यक्ष भी थे और केंद्रीय मंत्री भी थे, तो वो दोस्तों कौन थे? वो थे CR चौधरी साहब, अध्यक्ष भी थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। नेक्स्ट, आरपीसी की पहली महिला, आरपीसी की जो पहली महिला जो अध्यक्ष पढ़ते हैं,
पहली महिला जो सचिव पढ़ते, सॉरी, आरपीसी की पहली महिला जो सचिव पढ़ते हैं, तो आरपीसी की पहली महिला जो सचिव थी तो वह कौन थी? ओर्टिमा बोर्डिया। तो आरपीसी की पहली महिला जो सचिव थी वो कौन थी? ओर्टिमा बोर्डिया। लेकिन आरपीसी के प्रथम जो सचिव थे, देखो प्रथम महिला सचिव पढ़ेंगे तो ओर्टिमा बोर्डिया का नाम आएगा, लेकिन सिंपल आ जाए कि आरपीसी के प्रथम सचिव कौन थे? तो वो थे श्याम जी शर्मा, आरपीसी के प्रथम सचिव थे। नेक्स्ट, आरपीसी के प्रथम महिला सदस्य, आरपीसी की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो नाम आएगा कांता खतूरिया। और आरपीसी की दूसरी महिला सदस्य कौन थी? तो नाम आएगा कमला भील। और आरपीसी की पहली महिला सचिव कौन थी? आरपीसी की पहली महिला सचिव कौन थी? तो नाम आएगा ओर्टिमा बोर्डिया। पहली महिला सदस्य कौन? कांता खतूरिया। दूसरी कौन? कमला भील आ जाएगा। लेकिन अब और देख लो, अभी ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया पीछे, उनके नाम थोड़ा चर्चा में है, क्या पता कोई डेट वगैरह पूछ भी ले। तो महिला सदस्य थी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उसमें है मंजू शर्मा। मंजू शर्मा जिन्होंने 15/9/2025 को 15/9/2025 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसी प्रकार से दूसरी है संगीता जी आर्य। संगीता आर्य ने 6 जनवरी 2026 को, प्रश्न बन सकता है, 6 जनवरी 2026 को इन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये भी चर्चा में है। और इसके अलावा आरपीसी के अध्यक्ष और राजस्थान के जो नए जिले बने हैं, राजस्थान के नवीनतम जिले बनाए थे अशोक गहलोत सरकार के समय, राम लुबाया कमेटी की सिफारिश के ऊपर बनाए थे। और बाद में बजरलाल जी की सरकार आई, तो बजरलाल जी की सरकार आई, इन्होंने नवीनतम जिले बनाने के लिए फिर एक कमेटी बनाई थी मंत्रिमंडल की। और बाद में उस कमेटी का उन्होंने रिव्यू करने के लिए, कमेटी का उन्होंने जिलों का रिव्यू करने के लिए फिर एक कमेटी और बनाई थी। ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, और उसी कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के 8 जिले रखे गए थे, बाकी हमारे जिले हटा दिए गए थे। तो राजस्थान के वर्तमान में जो नए जिले बने हैं उनकी समीक्षा के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे ललित के पंवार, और ये आरपीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ललित के पंवार वर्तमान में नवीनतम जो जिले बने हैं उस कमेटी की उन्होंने समीक्षा भी की है। तो ये भी आप एक बार चलते चलते देख जाना, जो 2 महिला सदस्य जिन्होंने इस्तीफा दिया वो भी देख जाना। और अब इसके बाद चलते हैं वर्तमान में 1+10 यानी कितने हो? 11। तो वर्तमान में एक तो अध्यक्ष और 10 इसके सदस्य की संरचना है। देखो कार्यरत कितने, बात की बात के बच्चे कमेंट करते हैं कार्यरत इतने नहीं है, कार्य तो 9 ही है भाई, और स्थायी अध्यक्ष भी नहीं आया अभी तक, इस कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये जो चेंजेस हुआ था, 10+1 यानी कुल कितने? 11 हो गए हैं। तो वर्तमान का जो स्वरूप है ना, वर्तमान की संरचना की पढ़ेंगे वो कितनी है? 1+10 की है, टोटल कितनी? 11 है। और अब देखेंगे इसके अंदर अभी हाल ही के अंदर जस्ट 1-2 दिन पहले ही आरपीसी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए हैं, आरपीसी के कार्यवाहक जो अध्यक्ष बनाए हैं वो किसको बना दिया है? कर्नल केसरी सिंह जी राठौड़ को। कर्नल केसरी सिंह जी राठौड़ को आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया है। इससे पहले भी आपने नाम सुना होगा UR साहू, उत्कल रंजन साहू। लेकिन वर्तमान में आरपीसी के कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया है? तो कर्नल केसरी सिंह जी राठौड़ को बनाया है। और अब देखेंगे वर्तमान में ये सदस्य के तौर पे आते हैं, तो वर्तमान में आरपीसी में कितने सदस्य कार्यरत हैं? तो नंबर 1 है बाबूलाल जी कटारा। मैंने पीछे बताया था कि अभी तक इनको सिर्फ राज्यपाल ने निलंबित किया है 317(2) के तहत, लेकिन अभी तक आरपीसी ने 317(3) के तहत इनको सुप्रीम कोर्ट से जांच कराकर इनको हटाया नहीं है, तो इनका नाम आ रहा है। नंबर 2 पे है कर्नल केसरी सिंह जी राठौड़, जिनको आरपीसी का कार्यवाहक अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद में नंबर 3 पे है श्री कैलाश चंद मीणा, नंबर 4 पे प्रोफेसर अयूब खान, नंबर 5 पे डॉक्टर सुशील कुमार, नंबर 6 पे अशोक कुमार कलवार, नंबर 7 पे है हेमंत प्रियदर्शी। और ये 8वां और 9वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूली नियुक्त अपॉइंटमेंट है, न्यूली है, नए हैं। तो 8 नंबर पे है संतोष जी आनंद जो नवनियुक्त सदस्य हैं, और नंबर 9 पे है दीपक शर्मा जो कि नवनियुक्त है। तो दोनों नए चेंजेस बनाए गए हैं। प्लस आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बन गए? कर्नल केसरी सिंह जी राठौड़ कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं। वर्तमान का जो संरचना है 1+10 की है, लेकिन वर्तमान में कार्यरत कितने हैं? तो सारे के सारे कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। अध्यक्ष भी स्थायी नहीं है, ये है कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे ये कार्यरत हैं।
और अब देखेंगे सदस्य जो कि 8 से लेकर 10 किए गए थे, सदस्य जो 8 से लेकर 10 किए गए थे, ये कब किए गए थे? 17 जुलाई 2025 को किए गए थे, 17 जुलाई 2025 को किए गए थे। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग बैठी थी 14 जुलाई 2025 को, और प्रभावी कब से हो गई? ये 17 जुलाई 2025 को ये कर दिए गए थे। और इसके बाद में है आरपीसी की सदस्य संख्या के ढांचे में जो बड़ा बदलाव किया गया था, यह संशोधन वासुदेव देवनानी का जो अध्ययन दल था 2024 का, उनकी सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जिसने हरियाणा लोक सेवा आयोग के मॉडल का इन्होंने अध्ययन किया था, उसके आधार पर किया गया था। और अनुच्छेद 319 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद में सरकार में लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। वापिस सुनिएगा जरा, आर्टिकल 319 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग आरपीसी के मेंबर एवं अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद में, अध्यक्ष सदस्य पद से मुक्त होने के बाद में कोई भी लाभ का पद सरकार में धारण नहीं कर सकता। लेकिन यूपीएससी के अंदर या अन्य स्टेट जो कमीशन आयोग है उनके अंदर वो सदस्य या उनके अध्यक्ष में भी बन सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के अंदर कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 320 में क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। 20 के अंदर, अनुच्छेद 320 के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग के जो काम है उनका उल्लेख है। वो काम क्या क्या है? नंबर फर्स्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना। नंबर 2, भर्ती संबंधित सेवा नियम लागू करना। नंबर 3, पदोन्नति के कार्य भी करना है। और अनुच्छेद 321 में क्या है? अनुच्छेद 321 में क्या है? राज्य विधानमंडल के द्वारा सौंपा गया अन्य काम करना। राज्य विधानमंडल ने जो भी अन्य काम सौंप रखा है उसको भी क्या है? काम करना है। और अनुच्छेद 322 में क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन, भत्ते एवं राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो 322 के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको वेतन और जो भत्ते हैं राज्य की संचित निधि से उनको दिए जाते हैं। और अनुच्छेद जो 323 लास्ट है, इसमें राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इस प्रतिवेदन को विधानमंडल में प्रस्तुत या पेश करते हैं, रखवाते हैं। यह प्रश्न आ चुका है कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन है किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, किसको ये पेश करते हैं? तो आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको सौंपते हैं? ये राज्यपाल को सौंप देते हैं और राज्यपाल इस प्रतिवेदन को विधानमंडल में रखवाता है। ये प्रश्न आ चुका एग्जाम के अंदर है। आरपीएससी के अन्य फैक्ट क्या क्या है? रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल भी थे और आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं। तो रघुकुल तिलक ये प्रश्न आ चुका एग्जाम के अंदर, ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं और आरपीएससी के ये सदस्य भी रहे थे। और सर्वाधिक जो लंबा कार्यकाल है वो किसका है? डीएस तिवारी का है। तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो किसका है? डीएस तिवारी का है। और सबसे जो कम जो कार्यकाल है वो किसका है? पीएस यादव का। सबसे छोटा जो टाइम पीरियड पीएस यादव का, सबसे लंबा पढ़ेंगे तो डीएस तिवारी का आ जाएगा। और आरपीएससी का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? निर्विकम निष्पक्षम च उत्तम चयनम। निर्विकम निष्पक्षम च उत्तम चयनम, यह आरपीएससी का ध्येय वाक्य है। और आरपीएससी कसौटी क्या चीज है? देखो, आरपीएससी ने अपने 68वें स्थापना दिवस पर 2016 में कसौटी नाम से एक पत्रिका आरपीएससी ने जारी की है। इसमें आरपीएससी की अब तक जो भी अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं, वो बताई गई है। और 19 अब आरपीएससी के जो नए इनोवेशन किए गए उनसे प्रश्न आए तो देख लेना। 1999 में आरपीएससी की वेबसाइट शुरुआत हुई। तो आरपीएससी की जो वेबसाइट है उसकी शुरुआत कब हुई? 1999 के अंदर है। 2010-11 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। तो आरपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत है वो कब से की? 2011 से कर दी है। आरपीएससी के अपडेट इनोवेशन देखेंगे क्या क्या। और आरपीएससी ग्रीवनेस पोर्टल 2021 में शुरू हुआ। 29 नवंबर 2021 को यह पोर्टल दोस्तों शुरू हो चुका था। इसमें क्या है? अभ्यर्थी के द्वारा शिकायत का ऑनलाइन समाधान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है। नंबर 2, अभ्यर्थी प्रत्येक एप्लीकेशन आईडी या ओटीआर के साथ 5 शिकायतें वो दर्ज करवा सकता है। और वार्षिक प्रतिवेदन जो राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, तो वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार 1460 शिकायतें अभी तक उनको प्राप्त हुई और 1457 का उनका निस्तारण कर दिया गया। नेक्स्ट,
ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रश्न आ चुका है। तो आरपीएससी के द्वारा 2010-11 में ऑनलाइन आवेदन करवाना शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एक बार पूछा गया था पीछे। 2017 तक आरपीएससी स्वयं अपने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लेती थी और स्वयं के पोर्टल पर 75 लाख ऑनलाइन आवेदन लिए हैं। 2018 से आरपीएससी आवेदन स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से लिए जा रहे हैं। और ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन, ये और अच्छा प्रश्न है, ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन आरपीएससी ने 2011 से लेकर के 2018 तक 150 से अधिक परीक्षा है वो ऑनलाइन ली है, जिसमें प्रति सत्र अधिकतम 15,000 अभ्यर्थी थे। तो 150 परीक्षा है उन्होंने ऑनलाइन ले ली है। और मेमोरी 2013 से कुछ पढ़ेंगे, उसमें क्या है, फुल नेम माई एग्जाम ऑनलाइन रिव्यू यस, यह ऑनलाइन परीक्षा सॉफ्टवेयर था और जिसमें अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की समीक्षा कर सकते थे और अभ्यर्थी घर बैठे ही आयोग की वेबसाइट से अपनी परीक्षा की शुरुआत से लेकर के अंत तक स्वचालित एक्शन रिप्ले देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी साइज 150 केबी से लेकर के 200 केबी होती है और स्क्रीन कैप्चरिंग की जो साइज है 600 से लेकर के 700 MB तक आवेदन का साइज 150 केबी होती है। और आवेदन सत्यापन में नेट की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में नेट की कोई आवश्यकता नहीं होती, ओनली फॉर किस में होती है, सत्यापन में होती है। ऑनलाइन आपत्तियां, तो ऑनलाइन आपत्तियों का पोर्टल 2014 शुरू हुआ, ये प्रश्न आ सकता है, ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन आपत्तियां। तो ऑनलाइन जो आपत्तियां हैं उनका पोर्टल 2014 से शुरू हो गया था और 2016 से लेकर के 100 रुपए शुल्क के साथ में ऑनलाइन आपत्तियां वो ली जाती है, 100 रुपए शुल्क के साथ में। नेक्स्ट, 2018 से यह आपत्तियां स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ली जाती है। अभ्यर्थियों को सभी जानकारी एक ही डैशबोर्ड के ऊपर देने के लिए अक्टूबर 2015 में पोर्टल का सुदृढ़ीकरण किया गया। OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम 2016 से प्रभावी हुआ। इसमें क्या है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑन स्क्रीन करना है। तो यह शुरुआत कब से हुई, 2016 से हुई है। और नेक्स्ट, अपनी लिखित उत्तर पुस्तिका RS मेंस की पुनर्गणना डाउनलोड करना, यह कब से, 2016 से हुई, जिसका शुल्क कितना है, 50। तो इसमें क्या, कॉपी को देखना और डाउनलोड करना इसके अंदर है। और इसमें है 25 के अंक पुनर्गणना है, तो इसमें अंक पुनर्गणना भी है, कॉपी को देखना भी है, डाउनलोड करना भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिव्यांगजन व्यक्ति के अनुरूप पोर्टल कब शुरू, 2017 से हुआ है। और आगे काउंसलिंग या इंटरव्यू या पत्र जो डाउनलोड प्रणाली 2018 से शुरू हो गई थी। और आगंतुक प्रबंधन प्रणाली जो विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम 2018 से प्रभावी हो गया। और श्रुतिलेख जो पैनल है ना, ये 2019 से शुरू हुआ है। इसमें क्या है, जो श्रुतिलेख के रूप में सेवा देना चाहता है उसे अपनी योग्यताओं और व्यक्तिगत विवरण के साथ में पंजीकरण करवाना पड़ता है। और यह शुरुआत कब हुई, 2019 से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है प्री लिटिगेशन कमेटी, जो 2019 से अस्तित्व में आई है। इसमें क्या है, 4 अप्रैल 2019 को आरपीएससी ने कोर्ट में जाने वाले विवादों को कम करने के लिए, अच्छा प्रश्न है ये बन सकता है, 4 अप्रैल 2019 को आरपीएससी ने कोर्ट में जाने वाले विवादों को कम करने के लिए प्री लिटिगेशन कमेटी का गठन किया है। अब अभ्यर्थी समस्या निवारण के लिए कोर्ट न जाकर के सीधा व्यक्तिगत रूप से आरपीएससी में संपर्क कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान वहां पे कर सकता है। और इसके बाद में OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। OTR रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 2022 से हुआ है। आरपीएससी ने OTR व्यवस्था 10 जनवरी 2022 से लागू कर दी है। ध्यान देना, OTR कब स्टार्ट हुई, 10 जनवरी 2022 से। एक बार पोर्टल पर प्रोफाइल बना करके सीधे आवेदन करना होता है। और नवीनतम प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग अब तक पंजीकरण संख्या है 54,36,014। नेक्स्ट, अभ्यर्थी सत्यापन शीट, ये 2023 से प्रभावी हुई है। परीक्षा से जस्ट 3 दिन पहले केंद्र अधीक्षक को ईमेल के ऊपर भेजी जाती है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों के फोटो सिग्नेचर होते हैं, जिनका वास्तविक परीक्षार्थी से मिलान करना होता है। और ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई 2023 से। नेक्स्ट है आवेदन या फॉर्म एप्लीकेशन विड्रॉल, आवेदन प्रत्याहरण विकल्प यानी कि एप्लीकेशन विड्रॉल ऑप्शन, ये शुरू 2023 से हुआ था। यानी कि आरपीएससी ने यह सुविधा 25 अगस्त 2023 को शुरू की है, जिसमें कोई परीक्षा नहीं, मान लो कोई आवेदक है जिसको कोई एग्जाम नहीं देना होता,
तो वो क्या है, परीक्षा से कुछ दिन पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आवेदन होता है, उसको प्रत्यार्पण यानी कि विड्रॉल करने का अवसर उसको दिया जाता है। और अगला है डी बार अभ्यर्थियों का पूर्ण विवरण साझा करना, ये हुआ है 2024 से प्रभावी। इसमें क्या है, 29 जनवरी 2024 से, डेट इंपॉर्टेंट है, 29 जनवरी 2024 से आरपीसी ने जो डी बार अभ्यर्थी किए गए हैं उनके नाम, उनकी फोटो, उनके सिग्नेचर सहित उनका पूर्णता जो बायोडेटा है वो साझा करती है। 29 जनवरी 2024 से है। नेक्स्ट, टोकन चुनाव आधारित है। इंटरव्यू बोर्ड आवंटन, ये 2024 से प्रभावी हुआ है। आरपीसी ने 27 फरवरी 2024 से इंटरव्यू बोर्ड का आवंटन है, जो इंटरव्यू लेते हैं, जैसे आरएस एग्जाम वगैरह में जो आवेदन लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसमें जो बोर्ड बैठते हैं, तो उसका जो आवंटन है वो टोकन से शुरुआत की थी। वो कब से की है, 27 फरवरी 2024 से की है। और इसके बाद में अभ्यर्थी के लाइव फोटो कैप्चर, ये शुरुआत 2024 में हुई है। आरपीसी ने 2024 से फोटो अपलोड करने के स्थान पर लाइव कैप्चर करना शुरू कर दिया। ये कब से हुई है, 2024 से प्रभावी हुई है। और नेक्स्ट, अभ्यर्थी सत्यापन प्रोसेस, ये 2024 से हुई है। 7 अक्टूबर 2024 से आरपीसी ने इंटरव्यू शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए लाइव फोटो कैप्चर की व्यवस्था शुरू कर दी है। प्रवेश पत्र की नई और बेहतर डिजाइनिंग, ये हुई है 2024 से। इसमें आरपीसी ने 2024 से जो एडमिट कार्ड है उसमें नई डिजाइनिंग जारी करने की जिसमें छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल हो गया है, काफी इसमें सिक्योरिटी की है। और क्यूआर कोड में अभ्यर्थी का मूल जो विवरण मिलता है क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करने पे है। जून 2024 से लिखावट का नमूना लेना शुरू किया गया है। जून 2024 से जो लिखावट है, अपनी हैंड राइट, आप फॉर्म एग्जाम देते ही हो तो अपनी जो राइटिंग होती है उसमें लिखना है व्यक्ति का, तो ये शुरू कब हुई है, ये जून 2024 से लिखावट का नमूना लेना भी शुरू कर दिया है। और 2023-24 की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसका कुछ डेटा देखेंगे। 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में परीक्षा कितनी, 26, इंटरव्यू कितने हुए, 80 का, आवेदन कितने हुए, 20-24-076 है। साक्षात्कार वाले अभ्यर्थी कितने थे, 6001 हैं। टोटल जो चयन हुआ था 19,705 का। नवीन वार्षिक रिपोर्ट में लंबित PARS परफॉर्मेंस अप्रेज्ड रिपोर्ट और भर्ती रोस्टर रजिस्टरों को ऑनलाइन राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थे आरपीसी के, हमने जो बारे में पढ़ा, अध्यक्ष, सदस्य, उसका उल्लेख, उसके एक्ट या उसके आर्टिकल के अंदर, और आरपीसी के जो महत्वपूर्ण फैक्ट, साथ ही साथ में सबसे खास जो आजकल प्रश्न आ रहे हैं आरपीसी के वर्तमान में किए जा रहे इनोवेशन के अंदर, तो इसलिए दोनों को कॉम्बो यहाँ पे पेश किया गया है। उम्मीद करते हैं ये कंटेंट हमारे एग्जाम में बस % या 2% डाल दे ताकि मेहनत का हक मिल जाए। क्लास की पीडीएफ आप मांगोगे तो अभी टेलीग्राम बैन है, तो आप व्हाट्सएप चैनल इसका लिंक मिल रहा है, साथ साथ में ऐप जीके विद जहांगीर का लिंक है, वहां पे फ्री में कल आपके लिए अपलोड हो जाएगी। थैंक यू, प्यार बनाए रखें, जय हिंद।